लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर 5 की कहानी निमंत्रण, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पंडित मोटीराम शास्त्री ने अंदर जाकर अपने विशाल उदर पर हाथ फेरते हुए ये पद पंचम स्वर में गाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सोना ने प्रफुल्लित होकर पूछा, कोई मीठी ताजी खबर है क्या? शास्त्री जी ने पैंतरे बदलकर कहा, मार लिया आज। ऐसा ताक कर मारा कि चारों खाने चित। सारे घर का न्योता, सारे घर का। वो बढ़ बढ़कर हाथ मारूंगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। उधर महाराज अभी से अधीर हो रहे हैं। सोना, कहीं पहले की भांति अब की भी धोखा न हो। पक्का पौड़ा कर लिया है ना? मोटेराम ने मूछें ऐंठते हुए कहा, ऐसा सगुन मुंह से न निकालो। बड़े जब तब के बाद ये शुभ दिन आया है। जो तैयारियां करनी हो कर लो। सोना, वो तो मैं करूंगी ही। क्या इतना भी नहीं जानती? जन्म भर घास थोड़े ही खोदती रही हूं, मगर है घर भर का ना। मोटेराम, अब और कैसे कहूं? पूरे घर भर का है। इसका अर्थ समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछो। विद्वानों की बात समझना सबका काम नहीं। अगर उनकी बात सभी समझ लें तो उनकी विद्वता का महत्व ही क्या रहे? बताओ क्या समझी? मैं इस समय बहुत ही सरल भाषा में बोल रहा हूं, मगर तुम नहीं समझ सकी। बताओ विद्वता किसे कहते हैं? महत्व ही का अर्थ बताओ। घर भर का निमंत्रण देना क्या दिल लगी है? हाँ, ऐसे अवसर पर विद्वान लोग राजनीति से काम लेते हैं और उसका वही आशय निकालते हैं जो अपने अनुकूल हो। मुरादपुर की रानी साहब 7 ब्राह्मणों को इच्छापूर्ण भोजन कराना चाहती हैं। कौन कौन महाशय मेरे साथ जाएंगे ये निर्णय करना मेरा काम है। अलगू राम शास्त्री, बेनी राम शास्त्री, छेदी राम शास्त्री, भवानी राम शास्त्री, फेकू राम शास्त्री, मोटे राम शास्त्री आदि। जब इतने आदमी अपने घर ही में हैं तब बाहर कौन ब्राह्मणों को खोजने जाए? सोना, और 7वां कौन है? मोटे राम, बुद्धि को दौड़ाओ। सोना, एक पत्तल घर लेते आना। मोटे राम, फिर वही बात कही जिसमें बदनामी हो। छी छी, पत्तल घर लाऊं? उस पत्तल में वो स्वाद कहाँ जो यजमान के घर बैठकर भोजन करने में है। सुनो, 7वें महाशय हैं पंडित सोनाराम शास्त्री। सोना, चलो दिल लगी करते हो। भला मैं कैसे जाऊंगी? मोटेराम, ऐसे ही कठिन अवसरों पर तो विद्या की आवश्यकता पड़ती है। विद्वान आदमी अवसर को अपना सेवक बना लेता है, मूर्ख अपने भाग्य को रोता है। सोना देवी और सोनाराम शास्त्री में क्या अंतर है जानती हो? केवल परिधान का। परिधान का अर्थ समझती हो? परिधान पहनाव को कहते हैं। इसी साड़ी को मेरी तरह बांध लो, मेरी मिर्जई पहन लो, ऊपर से चादर ओढ़ लो, पगड़ी मैं बांध दूंगा, फिर कौन पहचान सकता है? सोना ने हंसकर कहा, मुझे तो लाज लगेगी। मोटेराम, तुम्हें करना ही क्या है? बातें तो हम करेंगे। सोना ने मन ही मन आने वाले पदार्थों का आनंद लेकर कहा, बड़ा मजा होगा। मोटेराम, बस अब विलंब ना करो, तैयारी करो, चलो। सोना, कितनी फंकी बना लूं? मोटेराम, ये मैं नहीं जानता। बस यही आदर्श सामने रखो कि अधिक से अधिक लाभ हो। सहसा सोना देवी को एक बात याद आ गई। बोली, अच्छा इन बिच्छुओं को क्या करूंगी? मोटेराम ने त्योरी चढ़ाकर कहा, इन्हें उठाकर रख देना, और क्या करोगी? सोना, हां जी, क्यों नहीं, उतार कर रख क्यों ना दूंगी? मोटेराम, तो क्या तुम्हारे बिछुए पहनने ही से मैं जी रहा हूं? जीता पौष्टिक पदार्थों के सेवन से, तुम्हारे बिछुओं के पुण्य से नहीं जीता। सोना, नहीं भाई, मैं बिछुए ना उतारूंगी। मोटेराम ने सोचकर कहा, अच्छा पहने चलो, कोई हानि नहीं। गोवर्धनधारी ये बाधा भी हर लेंगे। बस पांव में बहुत से कपड़े लपेट लेना। मैं कह दूंगा इन पंडित जी को फील पांव हो गया है। क्यों, कैसी सूझी? पंडिताइन ने पतिदेव को प्रशंसा सूचक नेत्रों से देखकर कहा, जन्म भर पढ़ा नहीं है? संध्या समय पंडित जी ने 5 पुत्रों को बुलाया और उपदेश देने लगे। पुत्रों, कोई काम करने के पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए कि कैसे क्या होगा। मान लो रानी साहब ने तुम लोगों का पता ठिकाना पूछना आरंभ किया तो तुम लोग क्या उत्तर दोगे?
ये तो महान मूर्खता होगी कि तुम सब मेरा नाम लो। सोचो, कितने कलंक और लज्जा की बात होगी कि मुझ जैसा विद्वान केवल भोज के लिए इतना बड़ा कुचक्र रचे। इसलिए तुम सब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मेरे पुत्र हो। कोई मेरा नाम न बतलाए। संसार में नामों की कमी नहीं। कोई अच्छा सा नाम चुनकर बता देना। पिता का नाम बदल देने से कोई गाली नहीं लगती। ये कोई अपराध नहीं। अलगू, आप ही न बता दीजिए। मोटेराम, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इतने महत्व का काम मुझे स्वयं करना चाहिए। अच्छा सुनो, अलगू राम के पिता का नाम है पंडित केशव पांडे। खूब याद कर लो। बेनीराम के पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। खूब याद रखना। छेदीराम के पिता हैं पंडित दमड़ी तिवारी। भूलना नहीं। भवानी, तुम गंगू पांडे बतलाना। खूब याद कर लो। अब रहे फेकूराम, तुम बेटा बतलाना सेतुराम पाठक। हो गया सबका नामकरण। अच्छा, अब मैं परीक्षा लूंगा। होशियार रहना। बोलो अलगू, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अलगू, पंडित केशव पांडे। बेनीराम, तुम बताओ। दमड़ी तिवारी। छेदी, ये तो मेरे पिता का नाम है। बेनी, मैं तो भूल गया। मोटेराम, भूल गए? पंडित के पुत्र होकर तुम एक नाम भी नहीं याद रख सकते? बड़ी दुख की बात है। मुझे पांचों नाम याद है, तुम्हें एक नाम भी याद नहीं। सुनो, तुम्हारे पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। पंडित जी लड़कों की परीक्षा ले ही रहे थे कि उनके परम मित्र पंडित चिंतामणि जी ने द्वार पर आवाज दी। पंडित मोटेराम ऐसे घबराए कि सिर पैर की सुधि न रही। लड़कों को भगाना ही चाहते थे कि पंडित चिंतामणि अंदर चले आए। दोनों सज्जनों में बचपन से ही गाढ़ी मैत्री थी। दोनों बहुधा साथ साथ भोजन करने जाया करते थे, और यदि पंडित मोटेराम अव्वल रहते तो पंडित चिंतामणि के द्वितीय पद में कोई बाधक न हो सकता था। पर आज मोटेराम जी अपने मित्र को साथ नहीं ले जाना चाहते थे। उनको साथ ले जाना अपने घर वालों में से किसी एक को छोड़ देना था, और इतना महान आत्मत्याग करने के लिए वे तैयार न थे। चिंतामणि ने यह समारोह देखा तो प्रसन्न होकर बोले, क्यों भाई, अकेले ही अकेले? मालूम होता है आज कहीं गहरा हाथ मारा है। मोटेराम ने मुंह लटकाकर कहा, कैसी बातें करते हो मित्र? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई सुअवसर मिला हो और मैंने तुम्हें सूचना न दी हो। कदाचित कुछ समय ही बदल गया, या किसी ग्रह का फेर है। कोई झूठ को भी नहीं बुलाता। पंडित चिंतामणि ने अविश्वास के भाव से कहा, कोई ना कोई बात तो मित्र अवश्य है, नहीं तो ये बालक क्यों जमा है? मोटेराम, तुम्हारी इन्हीं बातों पर मुझे क्रोध आता है। लड़कों की परीक्षा ले रहा हूं। ब्राह्मण के बालक हैं, 4 अक्षर पढ़े बिना इनको कौन पूछेगा? चिंतामणि को अब भी विश्वास न आया। उन्होंने सोचा, लड़कों से ही इस बात का पता लग सकता है। फेकूराम सबसे छोटा था। उसी से पूछा, क्या पढ़ रहे हो बेटा? हमें भी सुनाओ। मोटेराम ने फेकूराम को बोलने का अवसर न दिया। डरे कि ये तो सारा भंडा फोड़ देगा। बोले, ये अभी क्या पढ़ेगा? दिन भर खेलता है। फेकूराम इतना बड़ा अपराध अपने नन्हे से सिर पर क्यों लेता? बाल सुलभ गर्व से बोला, हमको तो याद है, पंडित सेतुराम पाठक। हम पाठ भी याद कर लें तो इस पर भी कहते हैं हरदम खेलता है। ये कहते हुए फेकूराम ने रोना शुरू किया। चिंतामणि ने बालक को गले लगा लिया और बोले, नहीं बेटा, तुमने अपना पाठ सुना दिया है, तुम खूब पढ़ते हो। ये सेतुराम पाठक कौन है बेटा? मोटेराम ने बिगड़कर कहा, तुम भी लड़कों की बातों में आते हो, सुन लिया होगा किसी का नाम। फेंक उसे, जा बाहर खेल। चिंतामणि अपने मित्र की घबराहट देखकर समझ गए कि कोई न कोई रहस्य अवश्य है। बहुत दिमाग लड़ाने पर भी सेतुराम पाठक का आशय उनकी समझ में न आया। अपने परम मित्र की इस कुटिलता पर मन में दुखित होकर बोले, अच्छा, आप पाठ पढ़ाइए और परीक्षा लीजिए, मैं जाता हूं। तुम इतने स्वार्थी हो, इसका मुझे गुमान तक न था। आज तुम्हारी मित्रता की परीक्षा हो गई। पंडित चिंतामणि बाहर चले गए। मोटेराम जी के पास उन्हें मनाने के लिए समय न था। फिर परीक्षा लेने लगे। सोना ने कहा, मना लो, रूठे जाते हैं, परीक्षा फिर ले लेना। मोटेराम, जब कोई काम पड़ेगा मना लूंगा। निमंत्रण की सूचना पाते ही इनका सारा क्रोध शांत हो जाएगा। हाँ भवानी, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, बोलो। भवानी, गंगू पांडे। मोटेराम, और तुम्हारे पिता का नाम? फेंकू। फेंकू, बता तो दिया, उस पर कहते हैं पढ़ता नहीं।
मोटेराम, हमें भी बता दो। फेकू, सेतुराम पाठक तो है। मोटेराम, बहुत ठीक, हमारा लड़का बड़ा राजा है। आज तुम्हें अपने साथ बिठाएंगे और सबसे अच्छा माल तुम्ही को खिलाएंगे। सोना, हमें भी तो कोई नाम बता दो। मोटेराम ने रसिकता से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम है पंडित मोहन स्वरूप शुक्ल। सोना देवी ने लजाकर सिर झुका लिया। सोना देवी तो लड़कों को कपड़े पहनाने लगी, उधर फेकू आनंद की उमंग में घर से बाहर निकला। पंडित चिंतामणि रूठ कर तो चले जाते थे, पर कुतूहलवश अभी तक द्वार पर दबके खड़े थे। जिन बातों की भनक इतनी देर में उनके कानों में पड़ी, उससे ये तो ज्ञात हो गया कि कहीं निमंत्रण है, पर कहाँ है, कौन कौन से लोग निमंत्रित हैं, ये कुछ ज्ञात न हुआ। इतने में फेंकू बाहर निकला तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और बोले, कहाँ न्योता है बेटा? अपनी जान में तो उन्होंने बहुत धीरे से पूछा था, पर न जाने कैसे पंडित मोटेराम के कान में भनक पड़ गई। तुरंत बाहर निकल आए, देखा तो चिंतामणि फेकू को गोद में लिए कुछ पूछ रहे हैं। लपक कर लड़के का हाथ पकड़ लिया और चाहा कि उसे अपने मित्र की गोद से छीन ले, मगर चिंतामणि जी को अभी अपने प्रश्न का उत्तर न मिला था। अतएव वे लड़के का हाथ छुड़ाकर उसे लिए हुए अपने घर की ओर भागे। मोटेराम भी ये कहते हुए उनके पीछे दौड़े, उसे क्यों लिए जाते हो, धूर्त कहीं का दुष्ट? चिंतामणि, मैं कह देता हूं, इसका नतीजा अच्छा न होगा, फिर कभी किसी निमंत्रण में न ले जाऊंगा। भला चाहते हो तो उसे उतार दो। मगर चिंतामणि ने एक न सुनी, भागते ही चले गए। उनकी देह अभी संभाल के बाहर न हुई थी, दौड़ सकते थे, मगर मोटेराम जी को एक एक पग आगे बढ़ना दुस्तर हो रहा था। भैंसी की भांति हाँफते थे और नाना प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करते दुल की चाल से चले जाते थे। और यद्यपि प्रतिक्षण अंतर बढ़ता जाता था, पर पीछा न छोड़ते थे। अच्छी घुड़दौड़ की। नगर के दो महात्मा दौड़े हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो दो गैंडे चिड़ियाघर से भाग आए हों। सैकड़ों आदमी तमाशा देखने लगे। कितने ही बालक उनके पीछे तालियां बजाते हुए दौड़े। कदाचित ये दौड़ पंडित चिंतामणि के घर ही पर समाप्त होती, पर पंडित मोटेराम धोती के ढीली हो जाने के कारण उलझकर गिर पड़े। चिंतामणि ने पीछे फिरकर ये दृश्य देखा तो रुक गए और फेकूराम से पूछा, क्यों बेटा, कहाँ ने होता है? फेकूराम, बता दें तो हमें मिठाई दोगे ना? चिंतामणि, हां दूंगा, बताओ। फेकूराम, रानी के यहां। चिंतामणि, कहाँ की रानी? फेंकुराम, ये मैं नहीं जानता, कोई बड़ी रानी है। नगर में कई बड़ी बड़ी रानियां थीं। पंडित जी ने सोचा सभी रानियों के द्वार पर चक्कर लगाऊंगा, जहां भोज होगा वहां कुछ भीड़भाड़ होगी ही, पता चल जाएगा। वो निश्चय करके वे लौट पड़े। सहानुभूति प्रकट करने में अब कोई बाधा न थी। मोटेराम जी के पास आए तो देखा कि वे पड़े कराह रहे हैं, उठने का नाम नहीं लेते। घबराकर पूछा, गिर कैसे पड़े मित्र? यहां कहीं गड्ढा भी तो नहीं है? मोटेराम, तुमसे क्या मतलब? तुम लड़के को ले जाओ, जो कुछ पूछना चाहो पूछो। चिंतामणि, मैं ये कपट व्यवहार नहीं करता, दिल लगी की थी, तुम बुरा मान गए। लो उठ तो बैठो, राम का नाम लेके। मैं सच कहता हूं, मैंने कुछ नहीं पूछा। मोटेराम, चल झूठा। चिंतामणि, जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूं। मोटेराम, तुम्हारी शपथ का विश्वास नहीं। चिंतामणि, तुम मुझे इतना धूर्त समझते हो? मोटेराम, इससे कहीं अधिक। तुम गंगा में डूबकर शपथ खाओ तो भी मुझे विश्वास ना आए। चिंतामणि, दूसरा ये बात कहता तो मुंह उखाड़ लेता। मोटेराम, तो फिर आ जाओ। चिंतामणि, पहले पंडिताइन से पूछाओ। मोटेराम ये भस्मक व्यंग न सह सके, चट उठ बैठे और पंडित चिंतामणि का हाथ पकड़ लिया। दोनों मित्रों में मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे और इतने जोर से गरज गरज कर मानो सिंह दहाड़ रहे हों। बस ऐसा जान पड़ता था मानो दो पीपे आपस में टकरा रहे हों। मोटेराम, महाबली विक्रम बजरंगी। चिंतामणि, भूत पिशाच निकट नहीं आवें। मोटेराम, जय 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 हनुमान गोसाई। चिंतामणि, प्रभु रखिए लाज हमारी। मोटेराम बिगड़कर, ये हनुमान चालीसा में नहीं है। चिंतामणि, ये हमने स्वयं रचा है। क्या तुम्हारी तरह की ये रटंत विद्या है?
जितना कहो उतना रच दें। मोटे राम, अबे हम रचने पर आ जाएं तो एक दिन में 1 लाख स्तुतियां रच डालें, किंतु इतना अवकाश किसे है। दोनों महात्मा अलग खड़े होकर अपने अपने रचना कौशल की डींगे मार रहे थे। मल्ल युद्ध शास्त्रार्थ का रूप धारण करने लगा, जो विद्वानों के लिए उचित है। इतने में किसी ने चिंतामणि के घर जाकर कह दिया कि पंडित मोटेराम और चिंतामणि जी में बड़ी लड़ाई हो रही है। चिंतामणि जी 3 महिलाओं के स्वामी थे, कुलीन ब्राह्मण थे, पूरे 20 बिस्वे। उस पर विद्वान भी उच्च कोटि के, दूर दूर तक यजमानी थी। ऐसे पुरुषों को सब अधिकार है। कन्या के साथ साथ जब प्रचुर दक्षिणा भी मिलती हो तब कैसे इनकार किया जाए। इन तीनों महिलाओं का सारे मोहल्ले में आतंक छाया हुआ था। पंडित जी ने उनके नाम बहुत ही रसीले रखे थे। बड़ी स्त्री को अमृति, मंझली को गुलाब जामुन और छोटी को मोहन भोग कहते थे। पर मोहल्ले वालों के लिए तीनों महिलाएं त्रैताप से कम न थीं। घर में नित्य आंसुओं की नदी बहती रहती। खून की नदी तो पंडित जी ने कभी नहीं बहाई, अधिक से अधिक शब्दों की ही नदी बहाई थी। पर मजाल न थी कि बाहर का आदमी किसी को कुछ कह जाए। संकट के समय तीनों एक हो जाती थीं। ये पंडित जी के नीति चातुर्य का सुफल था। जो ही खबर मिली कि पंडित जी चिंतामणि पर संकट पड़ा हुआ है, तीनों त्रिदोषों की भांति कुपित होकर घर से निकली और उनमें जो अन्न दोनों जैसी मोटी नहीं थी, सबसे पहले समरभूमि के समीप जा पहुंची। पंडित मोटेराम जी ने उसे आते देखा तो समझ गए कि अब कुशल नहीं। अपना हाथ छुड़ाकर बगटुट भागे, पीछे फिरकर भी न देखा। चिंतामणि जी ने बहुत ललकारा पर मोटेराम के कदम न रुके। चिंतामणि, अजी भागे क्यों? ठहरो, कुछ मजा तो चखते जाओ। मोटेराम, मैं हार गया भाई, हार गया। चिंतामणि, अजी कुछ दक्षिणा तो लेते जाओ। मोटेराम ने भागते हुए कहा, दया करो भाई, दया करो। 8 बजते बजते पंडित मोटेराम ने स्नान और पूजा करके कहा, अब विलंब नहीं करना चाहिए, फंकी तैयार है ना? सोना, फंकी लिए तो कब से बैठी हूं, तुम्हें तो जैसे किसी बात की सुध ही नहीं रहती। रात को कौन देखता है कि कितनी देर पूजा करते हो। मोटेराम, मैं तुमसे 1 नहीं 1000 बार कह चुका हूं कि मेरे कामों में मत बोला करो। तुम नहीं समझ सकती कि मैंने इतना विलंब क्यों किया। तुम्हें ईश्वर ने इतनी बुद्धि ही नहीं दी। जल्दी जाने से अपमान होता है। यजमान समझता है लोभी है, भुक्कड़ है, इसीलिए चतुर लोग विलंब किया करते हैं, जिसमें यजमान समझें कि पंडित जी को इसकी सुध ही नहीं है, भूल गए होंगे। बुलाने को आदमी भेजें। इस प्रकार जाने में जो मान महत्व है, वो मरभुकों की तरह जाने में क्या कभी हो सकता है। मैं बुलावे की प्रतीक्षा कर रहा हूं, कोई ना कोई आता ही होगा। लाओ थोड़ी फंकी, बालकों को खिला दी है ना? सोना, मैंने तो उन्हें सांझी को खिला दी थी। मोटेराम, कोई सोया तो नहीं? सोना, आज भला कौन सोएगा? सब भूख भूख चिल्ला रहे थे तो मैंने 1 पैसे का चबेना मंगवा दिया। सबके सब ऊपर बैठे खा रहे हैं, सुनते नहीं हो, मारपीट हो रही है। मोटेराम ने दांत पीस कर कहा, जी चाहता है कि तुम्हारी गर्दन पकड़कर ऐंठ दूं। भला इस बेला चबेना मंगाने का क्या काम था? चबेना खा लेंगे तो वहां क्या तुम्हारा सिर खाएंगे? छी छी, जरा भी बुद्धि नहीं। सोना ने अपराध स्वीकार करते हुए कहा, हाँ भूल तो हुई, पर सबके सब इतना कोलाहल मचाए हुए थे कि सुना नहीं जाता था। मोटेराम, रोते ही थे ना, रोने देती। रोने से उनका पेट न भरता बल्कि और भूख खुल जाती। सहसा एक आदमी ने बाहर से आवाज दी, पंडित जी, महारानी बुला रही हैं, और लोगों को लेकर जल्दी चलो। पंडित जी ने पत्नी की ओर गर्व से देखकर कहा, देखा, इसे निमंत्रण कहते हैं, अब तैयारी करनी चाहिए। बाहर आकर पंडित जी ने उस आदमी से कहा, तुम 1 क्षण और न आते तो मैं कथा सुनाने चला गया होता, मुझे बिल्कुल याद न थी। चलो हम बहुत शीघ्र आते हैं। 9 बजते बजते पंडित मोटेराम बाल गोपाल सहित रानी साहब के द्वार पर जा पहुंचे। रानी बड़ी विशालकाय तेजस्विनी महिला थी। इस समय वे कार चौबीदार तकिया लगाए तख्त पर बैठी हुई थी। 2 आदमी हाथ बांधे पीछे खड़े थे। बिजली का पंखा चल रहा था। पंडित जी को देखते ही रानी ने तख्त से उठकर चरण स्पर्श किया और इस बालक मंडली को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, इन बच्चों को आप कहां से पकड़ लाए? मोटेराम, करता क्या, सारा नगर छान मारा, पर किसी पंडित ने आना स्वीकार न किया।
कोई किसी के यहां निमंत्रित है, कोई किसी के यहां। तब तो मैं बहुत चकराया। अंत में मैंने उनसे कहा, अच्छा आप नहीं चलते तो हरी इच्छा, लेकिन ऐसा कीजिए कि मुझे लज्जित न होना पड़े। तब जबरदस्ती प्रत्येक घर से जो बालक मिला उसे पकड़ लाना पड़ा। क्यों फेकुराम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? फेकुराम ने गर्व से कहा, पंडित सेतुराम पाठक। रानी, बालक तो बड़ा होनहार है। और बालकों को भी उत्कंठा हो रही थी कि हमारी परीक्षा भी ली जाए, लेकिन जब पंडित जी ने उनसे कोई प्रश्न न किया, उधर रानी ने फेकुराम की प्रशंसा कर दी, तब तो वे अधीर हो उठे। भवानी बोला, मेरे पिता का नाम है पंडित गंगू पांडे। छेदी बोला, मेरे पिता का नाम है दमड़ी तिवारी। बेनीराम ने कहा, मेरे पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। अलगूराम समझदार था, चुपचाप खड़ा रहा। रानी ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है जी? अलगूराम को इस वक्त पिता का निर्दिष्ट नाम याद न आया, न यही सूझी कि कोई और नाम ले ले। हतबुद्धि सा खड़ा रहा। पंडित मोटीराम ने जब उसकी ओर दांत पीस कर देखा, तब रहा सहा हवास भी गायब हो गया। फेकुराम ने कहा, हम बता दें, भैया भूल गए। रानी ने आश्चर्य से कहा, क्या अपने पिता का नाम भूल गया? ये तो विचित्र बात देखी। मोटेराम ने अलगू के पास जाकर कहा, कहाँ से है? अलगूराम बोल उठा, केशव पांडे। रानी, तो अब तक क्यों चुप था? मोटेराम, कुछ ऊंचा सुनता है सरकार। रानी, मैंने सामान तो बहुत सा मंगवा रखा है, सब खराब होगा, लड़के क्या खाएंगे? मोटेराम, सरकार इन्हें बालक न समझे। इनमें जो सबसे छोटा है वो 2 पत्तल खाकर उठेगा। जब सामने पत्तलें पड़ गई और भंडारी चांदी की थालों में एक से एक उत्तम पदार्थ ला लाकर परसने लगा, तब पंडित मोतीराम जी की आंखें खुल गईं। उन्हें आए दिन निमंत्रण मिलते रहते थे, पर ऐसे अनुपम पदार्थ कभी सामने न आए थे। घी की ऐसी सौंधी सुगंध उन्हें कभी न मिली थी। प्रत्येक वस्तु से केवड़े और गुलाब की लपटें उड़ रही थीं। घी टपक रहा था। पंडित जी ने सोचा, ऐसे पदार्थों से कभी पेट भर सकता है? मनो खा जाऊं, फिर भी और खाने को जी चाहे। देवतागण इससे उत्तम और कौन से पदार्थ खाते होंगे? इनसे उत्तम पदार्थों की तो कल्पना भी नहीं हो सकती। पंडित जी को इस वक्त अपने परम मित्र पंडित चिंतामणि की याद आई। अगर वे होते तो रंग जम जाता, उनके बिना रंग फीका रहेगा। यहां दूसरा कौन है जिससे लाग डांट करूं? लड़के 2-2 पत्तलों में चैं बोल जाएंगे। सोना कुछ साथ देगी, मगर कब तक? चिंतामणि के बिना रंग न गठेगा। वे मुझे ललकारेंगे, मैं उन्हें ललकारूंगा। उस उमंग में पत्तलों की कौन गिनती? हमारी देखा देखी लड़के भी डट जाएंगे। ओह, बड़ी भूल हो गई। ये ख्याल मुझे पहले ना आया। रानी साहब से कहूं, बुरा तो न मानेंगी। जो कुछ हो, एक बार जोर तो लगाना ही चाहिए। तुरंत खड़े होकर रानी साहब से बोले, सरकार, आज्ञा हो तो कुछ कहूं। रानी, कहिए कहिए महाराज, क्या किसी वस्तु की कमी है? मोटेराम, नहीं सरकार, किसी बात की नहीं। ऐसे उत्तम पदार्थ तो मैंने कभी देखे भी न थे। सारे नगर में आपकी कीर्ति फैल जाएगी। मेरे एक परम मित्र पंडित चिंतामणि जी हैं, आज्ञा हो तो उन्हें भी बुला लूं। बड़े विद्वान कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं। उनके जोड़ का इस नगर में दूसरा नहीं है। मैं उन्हें निमंत्रण देना भूल गया, अभी सुधाई है। रानी, आपकी इच्छा हो तो बुला लीजिए, मगर आने जाने में देर होगी और भोजन परोस दिया गया है। मोटेराम, मैं अभी आता हूं सरकार, दौड़ता हुआ जाऊंगा। रानी, मेरी मोटर ले लीजिए। जब पंडित जी चलने को तैयार हुए, तब सोना ने कहा, तुम्हें आज क्या हो गया है जी? उसे क्यों बुला रहे हो? मोटेराम, कोई साथ देने वाला भी तो चाहिए। सोना, मैं क्या तुमसे दब जाती? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम जानती नहीं, घर की बात और है, दंगल की बात और। पुराना खिलाड़ी मैदान में जाकर जितना नाम करेगा, उतना नया पट्टा नहीं कर सकता। वहां बल का काम नहीं, साहस का काम है। बस यहां भी वही हाल समझो। आज झंडे गाड़ दूंगा, समझ लेना। सोना, कहीं लड़के सो जाएं तो? मोटेराम, और भूख खुल जाएगी, जगह तो मैं लूंगा। सोना, देख लेना, आज वो तुम्हें पछाड़ेगा। उसके पेट में तो शनीचर है। मोटेराम, बुद्धि की सर्वत्र प्रधानता रहती है। ये न समझो कि भोजन करने की कोई विद्या ही नहीं। इसका भी एक शास्त्र है, जिसे मथुरा के शनिचरानंद महाराज ने रचा है।
चतुर आदमी थोड़ी सी जगह में गृहस्थी का सब सामान रख देता है। अनाड़ी बहुत सी जगह में भी यही सोचता रहता है कि कौन वस्तु कहाँ रखूं। गंवार आदमी पहले से ही हबक हबक कर खाने लगता है और चट एक लोटा पानी पीकर अफड़ जाता है। चतुर आदमी बड़ी सावधानी से खाता है। उसको कौर नीचे उतारने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। देर तक भोजन करते रहने से वो सुपाच्य भी हो जाता है। चिंतामणि मेरे सामने क्या ठहरेगा। चिंतामणि जी अपने आंगन में उदास बैठे हुए थे। जिस प्राणी को वो अपना परम हितैषी समझते थे, जिसके लिए वे अपने प्राण तक देने को तैयार रहते थे, उसी ने आज उनके साथ बेवफाई की। बेवफाई ही नहीं की, उन्हें उठाकर दे मारा। पंडित मोटेराम के घर से तो कुछ जाता न था। अगर वे चिंतामणि जी को भी साथ लेते जाते तो क्या रानी साहब उन्हें दुत्कार देती। स्वार्थ के आगे कौन किसको पूछता है। उन अमूल्य पदार्थों की कल्पना करके चिंतामणि के मुंह से लार टपकी पड़ती थी। अब सामने पत्तल आ गई होगी। अब थालों में अमृतियां लिए भंडारी जी आए होंगे। ओह, कितनी सुंदर कोमल कुरकुरी रसीली अमृतियां होंगी। अब बेसन के लड्डू आए होंगे। ओह, कितने सुडौल मेवों से भरे हुए घी से तरातर लड्डू होंगे। मुंह में रखते ही रखते घुल जाते होंगे। जीभ भी न डुलानी पड़ती होगी। आहा, अब मोहन भोग आया होगा। हाय रे दुर्भाग्य, मैं यहां पड़ा सड़ रहा हूं और वहां ये बहार। बड़े निर्दयी हो मोटेराम, तुमसे इस निष्ठुरता की आशा न थी। अमृति देवी बोली, तुम इतना दिल क्यों छोटा करते हो। पितृपक्ष तो आ ही रहा है। ऐसे ऐसे न जाने कितने नेवते आएंगे। चिंतामणि, आज किसी अभागे का मुंह देखकर उठा था। लाओ तो पत्रा देखूं कैसा मुहूर्त है। अब नहीं रहा जाता। सारा नगर छान डालूंगा, कहीं तो पता चलेगा। नासिका तो दाहिनी चल रही है। एकाएक मोटर की आवाज आई। उसके प्रकाश से पंडित जी का सारा घर जगमगा उठा। वे खिड़की से झांकने लगे तो मोटेराम को मोटर से उतरते देखा। एक लंबी सांस लेकर चारपाई पर गिर पड़े। मन में कहा कि दुष्ट भोजन करके अब यहां मुझसे बखान करने आया है। अमृति देवी ने पूछा, कौन है दाढ़ी जार, इतनी रात को जगावत है। मोटेराम, हम हैं हम, गाली न दो। अरे दुर्मुंह से, ते कौन है। कहते हैं हम को जाने ते कौन हंस। मोटेराम, अरे हमारी बोली नहीं पहचानती हो, खूब पहचान लो, हम हैं तुम्हारे देवर। अमृति, अरे दुर, तोरे मुंह में का लागे, तोर लहास उठे, हमार देवर बना थे दाढ़ी जार। मोटेराम, अरे हम हैं मोटेराम शास्त्री, क्या इतना भी नहीं पहचानती। चिंतामणि जी घर में हैं। अमृति ने किवाड़ खोल दिया और तिरस्कार भाव से बोली, अरे तुम थे तो नाम क्यों नहीं बताते थे। जब इतनी गालियां खा ली तो बोल निकला, क्या है। मोटेराम, कुछ नहीं, चिंतामणि जी को शुभ संवाद देने आया हूं। रानी साहिबा ने उन्हें याद किया है। अमृति, भोजन के बाद बुलाकर क्या करेंगी। मोटेराम, अभी भोजन कहाँ हुआ है। मैंने जब इनकी विद्या, कर्मनिष्ठा, सद्विचार की प्रशंसा की तब मुग्ध हो गई। मुझसे कहा कि उन्हें मोटर पर लाओ। क्या सो गए। चिंतामणि चारपाई पर पड़े पड़े सुन रहे थे। जी में आता था चलकर मोटेराम के चरणों पर गिर पड़ूं। उनके विषय में अब तक जितने कुत्सित विचार उठे थे सब लुप्त हो गए। ग्लानि का आविर्भाव हुआ। रोने लगे। अरे भाई, आते हो या सोते ही रहोगे। ये कहते हुए मोटेराम उनके सामने जाकर खड़े हो गए। चिंतामणि, तब क्यों न ले गए। जब इतनी दुर्दशा कर लिए तब आए। अभी तक पीठ में दर्द हो रहा है। मोटेराम, अजी वो तरमाल खिलाऊंगा कि सारा दर्द वर्द भाग जाएगा। तुम्हारे यजमानों को भी ऐसे पदार्थ मयस्सर न हुए होंगे। आज तुम्हें बद कर पछाड़ूंगा। चिंतामणि, तुम बेचारे मुझे क्या पछाड़ोगे। सारे शहर में तो कोई ऐसा माई का लाल दिखाई नहीं देता। हमें शनिचर का इष्ट है। मोटेराम, अजी यहां बरसों तपस्या की है। भंडारे का भंडारा साफ कर दें और इच्छा ज्यों की त्यों बनी रहे। बस यही समझ लो कि भोजन करके हम खड़े नहीं हो सकते। चलना तो दूसरी बात है। गाड़ी पर लद कर आते हैं। चिंतामणि, तो ये कौन बड़ी बात है। यहां तो टिकठी पर उठाकर लाए जाते हैं। ऐसी ऐसी डकारें लेते हैं कि जान पड़ता है बम गोला छूट रहा है। एक बार खुफिया पुलिस ने बम गोले के संदेह में घर की तलाशी तक ली थी। मोटेराम, झूठ बोलते हो, कोई इस तरह नहीं डकार सकता है। चिंतामणि, अच्छा तो आकर सुन लेना, डर कर न भाग जाओ तो सही।
एक क्षण में दोनों मित्र मोटर पर बैठे और मोटर चली। रास्ते में पंडित चिंतामणि को शंका हुई कि कहीं ऐसा न हो कि मैं पंडित मोटेराम का पिछलग्गू समझा जाऊं और मेरा यथेष्ट सम्मान न हो। उधर पंडित मोटेराम को भी भय हुआ कि कहीं ये महाशय मेरे प्रतिद्वंदी न बन जाएं और रानी साहब पर अपना रंग जमा लें। दोनों अपने अपने मंसूबे बांधने लगे। ज्यों ही मोटर रानी के भवन में पहुंची, दोनों महाशय उतरे। अब मोटेराम चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंच जाऊं और कह दूं कि पंडित को ले आया, और चिंतामणि चाहते थे कि पहले मैं रानी के सम्मुख जा पहुंचूं और अपना रंग जमा दूं। दोनों कदम बढ़ाने लगे। चिंतामणि हल्के होने के कारण जरा आगे बढ़ गए तो पंडित मोटेराम दौड़ने लगे। चिंतामणि भी दौड़ पड़े। घुड़दौड़ सी होने लगी। मालूम होता था कि दो गैंडे भागे जा रहे हैं। अंत को मोटेराम ने हाँफते हुए कहा, राजसभा में दौड़ते हुए जाना उचित नहीं। चिंतामणि, तो तुम धीरे धीरे आओ ना, दौड़ने को कौन कहता है। मोटेराम, जरा रुक जाओ, मेरे पैर में कांटा गड़ गया है। चिंतामणि, तो निकाल लो, तब तक मैं चलता हूं। मोटेराम, मैं ना कहता तो रानी तुम्हें पूछती भी ना। मोटेराम ने बहुत बहाने किए पर चिंतामणि ने एक न सुनी। भवन में पहुंचे। रानी साहब बैठी कुछ लिख रही थी और रह रहकर द्वार की ओर ताक लेती थी कि सहसा पंडित चिंतामणि उनके सामने आ खड़े हुए और यों स्तुति करने लगे, हे यशोदे तू बाल केशव मुरार नामा। रानी, क्या मतलब है? अपना मतलब कहो। चिंतामणि, सरकार को आशीर्वाद देता हूं। सरकार ने इस दास चिंतामणि को निमंत्रित करके जितना अनुग्रहित किया है, उसका बखान शेषनाग अपनी सहस्त्र जिह्वा द्वारा भी नहीं कर सकते। रानी, तुम्हारा ही नाम चिंतामणि है? वे कहाँ रह गए पंडित मोटेराम शास्त्री? चिंतामणि, पीछे आ रहा है सरकार, मेरे बराबर आ सकता है भला? मेरा तो शिष्य है। रानी, अच्छा, तो वे आपके शिष्य हैं? चिंतामणि, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता सरकार। विद्वानों को नम्र होना चाहिए, पर जो यथार्थ है वो तो संसार जानता है। सरकार में किसी से वाद विवाद नहीं करता, ये मेरा अनुशीलन नहीं। मेरे शिष्य भी बहुधा मेरे गुरु बन जाते हैं, पर मैं किसी से कुछ नहीं कहता। जो सत्य है वो सभी जानते हैं। इतने में पंडित मोटेराम भी गिरते पड़ते हाँफते हुए आ पहुंचे और ये देख कर कि चिंतामणि भद्रता और सभ्यता की मूर्ति बने खड़े हैं, वे देवोपम शांति के साथ खड़े हो गए। रानी, पंडित चिंतामणि बड़े साधु प्रकृति विद्वान हैं। आप उनके शिष्य हैं, फिर भी वे आपको अपना शिष्य नहीं कहते। मोटेराम, सरकार में इनका दासानुदास हूं। चिंतामणि, जगतारणी में इनका चरण रज हूं। मोटेराम, रिपुदल संघारणी में इनके द्वार का कूकर हूं। रानी, आप दोनों सज्जन पूज्य हैं, एक से एक बढ़े हुए। चलिए भोजन कीजिए। सोना रानी बैठी पंडित मोटेराम की राह देख रही थी। पति की इस मित्र भक्ति पर उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा था। बड़े लड़कों के विषय में तो कोई चिंता न थी, लेकिन छोटे बच्चों के सो जाने का भय था। उन्हें किस्से कहानियां सुना सुनाकर बहला रही थी कि भंडारी ने आकर कहा, महाराज चलो। दोनों पंडित जी आसन पर बैठ गए। फिर क्या था, बच्चे कूद कूद कर भोजनशाला में जा पहुंचे। देखा तो दोनों पंडित दो वीरों की भांति आमने सामने डटे बैठे हैं। दोनों अपना अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए अधीर हो रहे थे। चिंतामणि, भंडारी जी, तुम परोसने में बड़ा विलंब करते हो, क्या भीतर जाकर सोने लगते हो? भंडारी, चुपाई मारे बैठे रहो, जौन कुछ हुई सब आई जाई, घबराए का नहीं हो। तुम्हारे सिवा और कोई जवैया ही नहीं बैठा है। मोटेराम, भैया भोजन करने के पहले कुछ देर सुगंध का स्वाद तो लो। चिंतामणि, अजी सुगंध गया चूल्हे में? सुगंध देवता लोग लेते हैं, अपने लोग तो भोजन करते हैं। मोटेराम, अच्छा बताओ, पहले किस चीज पर हाथ फेरोगे? चिंतामणि, मैं जाता हूं, भीतर से सब चीजें एक साथ लिए आता हूं। मोटेराम, धीरज धरो भैया, सब पदार्थों को आ जाने दो, ठाकुर जी का भोग तो लग जाए। चिंतामणि, तो बैठे क्यों हो, तब तक भोग ही लगाओ, एक बाधा तो मिटे। नहीं लाओ, मैं चटपट भोग लगा दूं, व्यर्थ देर करोगे। इतने में रानी आ गई। चिंतामणि सावधान हो गए। रामायण की चौपाइयों का पाठ करने लगे। रहा एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कौशलेश दशरथ के जाए,
हम पितु वचन मानी बनाए। उलट पलटी लंका कपिजारी, कूद परा तब सिंधु मझारी। जेहि पर जाकर सत्य सनेहु, ताते हूँ मिले न कछु संदेहु। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमान हृदय अति भाए। पंडित मोतीराम ने देखा कि चिंतामणि का रंग जमता जाता है, तो वे भी अपनी विद्वता प्रकट करने को व्याकुल हो गए। बहुत दिमाग लड़ाया, पर कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई कवित्त याद न आया। तब उन्होंने सीधे सीधे राम नाम का पाठ आरंभ कर दिया। राम भज राम भज राम भज रे मन। उन्होंने इतने ऊंचे स्वर से जाप करना शुरू किया कि चिंतामणि को भी अपना स्वर ऊंचा करना पड़ा। मोटेराम और जोर से गरजने लगे। इतने में भंडारी जी ने कहा, महाराज अब भोग लगाइए। ये सुनकर उस प्रतिस्पर्धा का अंत हुआ। भोग की तैयारी हुई। बालवृंद सजग हो गया। किसी ने घंटा लिया, किसी ने घड़ियाल, किसी ने शंख, किसी ने करताल। चिंतामणि ने आरती उठा ली। मोटेराम मन में ऐंठ कर रह गए। रानी के समीप जाने का ये अवसर उनके हाथ से निकल गया। पर यह किसे मालूम था कि विधिवाम उधर कुछ और ही कुटिल क्रीड़ा कर रहा है। आरती समाप्त हो गई थी। भोजन शुरू होने को ही था कि एक कुत्ता न जाने किधर से आ निकला। पंडित चिंतामणि के हाथ से लड्डू थाल में गिर पड़ा। पंडित मोटेराम अचकचाकर रह गए। सर्वनाश! चिंतामणि ने मोटेराम से इशारे में कहा, अब क्या करते हो मित्र? कोई उपाय निकालो, यहां तो कमर टूट गई। मोटेराम ने लंबी सांस खींचकर कहा, अब क्या हो सकता है? ये ससुर आया किधर से? रानी पास ही खड़ी थी। उन्होंने कहा, अरे कुत्ता किधर से आ गया? ये तो रोज बंधा रहता था, आज कैसे छूट गया? अब तो रसोई भ्रष्ट हो गई। चिंतामणि, सरकार आचार्यों ने इस विषय में। मोटेराम, कोई हर्ज नहीं है सरकार, कोई हर्ज नहीं है। सोना, भाग्य फूट गया। जोहत जोहत आधी रात बीत गई, तभी विपत फाट पड़ी। चिंतामणि, सरकार स्वान के मुख में अमृत। मोटेराम, तो अब आज्ञा हो तो चलें। रानी, हाँ और क्या। मुझे बड़ा दुख है कि इस कुत्ते ने आज इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। तुम बड़े गुस्ताख हो गए टामी। भंडारी, ये पत्तल उठाकर मेहतर को दे दो। चिंतामणि सोना से, छाती फटी जाती है। सोना को बालकों पर दया आई। बेचारे इतनी देर देवोपम धैर्य के साथ बैठे थे। बस चलता तो कुत्ते का गला घोंट देती। बोली, लड़कन का तो दोष नहीं परत है, इन्हें काहे नहीं खवाए देत को। चिंतामणि, मोटेराम महादुष्ट है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सोना, ऐसे तो बड़े विद्वान बनत रहे, अब काहे नहीं बोलत बनत? मुंह में दही जम गया, जीभ ही नहीं खुलत है। चिंतामणि, सत्य कहता हूं, रानी को चकमा देता। इस दुष्ट के मारे सब खेल बिगड़ गया। सारी अभिलाषा मन में रह गई। ऐसे पदार्थ अब कहाँ मिल सकते हैं? सोना, सारी मनुष्य ही निकस गई। घर ही में गर्जे के शेर हैं। रानी ने भंडारी को बुलाकर कहा, इन छोटे छोटे 3 बच्चों को खिला दो। ये बेचारे क्यों भूखे मरे? क्यों फेकूराम, मिठाई खाओगे? फेकूराम, इसीलिए तो आए हैं। रानी, कितनी मिठाई खाओगे? फेकूराम, बहुत सी। हाथों से बताकर, इतनी। रानी, अच्छी बात है, जितनी खाओगे उतनी मिलेगी, पर जो बात मैं पूछूं वो बतानी पड़ेगी। बताओगे ना? फेंकू, हाँ बताऊंगा, पूछिए। रानी, झूठ बोले तो एक मिठाई भी ना मिलेगी, समझ गए? फेंकूराम, मत दीजिएगा, मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं। रानी, अपने पिता का नाम बताओ। मोटेराम, बालकों को हरदम सब बातें स्मरण नहीं रहती, उसने तो आते ही आते बता दिया था। रानी, मैं फिर पूछती हूं, इसमें आपकी क्या हानि है? चिंतामणि, नाम पूछने में कोई हर्ज नहीं। मोटेराम, तुम चुप रहो चिंतामणि, नहीं तो ठीक ना होगा। मेरे क्रोध को अभी तुम नहीं जानते। दबा बैठूंगा तो रोते भागोगे। रानी, आप तो व्यर्थ इतना क्रोध कर रहे हैं। बोलो फेकूराम, चुप क्यों हो? फिर मिठाई ना पाओगे। चिंतामणि, महारानी की इतनी दया दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, बता दो बेटा। मोटेराम, चिंतामणि जी, मैं देख रहा हूं तुम्हारे अदेन आए हैं। वो नहीं बताता तुम्हारा साझा, आए वहां से बड़े खैर खाए बन के। सोना, अरे हाँ, लड़कन से ये सब पवार से का मतलब? तुम धर्म परे मिठाई देव, ना धर्म परे ना देव। ई का कि बाप का नाम बताओ तब मिठाई देव। फेकूराम ने धीरे से कोई नाम लिया। इस पर पंडित जी ने उसे इतने जोर से डांटा कि उसकी आधी बात मुंह में ही रह गई। रानी, क्यों डांटते हो? उसे बोलने क्यों नहीं देते?
बोलो बेटा। मोटेराम, आप हमें अपने द्वार पर बुलाकर हमारा अपमान कर रही हैं। चिंतामणि, इसमें अपमान की तो कोई बात नहीं है भाई। मोटेराम, अब हम इस द्वार पर कभी ना आएंगे। यहां सत्पुरुषों का अपमान किया जाता है। अलगू, कहिए तो मैं चिंतामणि को एक पटकन दूं। मोटेराम, नहीं बेटा, दुष्टों को परमात्मा स्वयं दंड देता है। चलो यहां से चलें। अब भूल कर भी यहां ना आएंगे। खिलाना न पिलाना, द्वार पर बुलाकर ब्राह्मणों का अपमान करना, तभी तो देश में आग लगी हुई है। चिंतामणि, मोटेराम, महारानी के सामने तुम्हें इतनी कटु बातें न करनी चाहिए। मोटेराम, बस चुप ही रहना, नहीं तो सारा क्रोध तुम्हारे ही सिर जाएगा। माता पिता का पता नहीं ब्राह्मण बनने चले हैं। तुम्हें कौन कहता है ब्राह्मण? चिंतामणि, जो कुछ मन चाहे कह लो। चंद्रमा पर थूकने से थूक अपने ही मुंह पर पड़ता है। जब तुम धर्म का एक लक्षण भी नहीं जानते, तब तुमसे क्या बातें करूं? ब्राह्मण को धैर्य रखना चाहिए। मोटेराम, पेट के गुलाम हो, ठकुर सुहाती कर रहे हो कि एक आध पत्तल मिल जाए। यहां मर्यादा का पालन करते हैं। चिंतामणि, कह तो दिया भाई कि तुम बड़े मैं छोटा, अब और क्या कहूं? तुम सत्य कहते होगे, मैं ब्राह्मण नहीं शूद्र हूं। रानी, ऐसा न कहिए चिंतामणि जी। आप यदि जन्म से शूद्र भी हों तो इतने गुण रखते हुए आप ब्राह्मण ही हैं। मोटेराम, अच्छा चिंतामणि जी, इसका बदला न लिया तो कहना। ये कहते हुए पंडित मोटेराम बालक वृंद के साथ बाहर चले आए और भाग्य को कोसते हुए घर को चले। बार बार पछता रहे थे कि इस दुष्ट चिंतामणि को क्यों बुला लाया। सोना ने कहा, भंडा फूटत फूटत बच गया। फेकुआ नाम बताए देत। कहे रे, अपने बाप के नाम बताए देत। फेकू, और क्या, वे तो सच सच पूछती थी। मोटेराम, चिंतामणि ने रंग जमा लिया, अब आनंद से भोजन करेगा। सोना, तुम्हार एको विद्या काम ना आई, वो तौन बाजी मार लेगा। मोटेराम, मैं तो जानता हूं रानी ने जानबूझकर कुत्ते को बुला लिया। सोना, मैं तो ओका मुंह देखत ताड़ गई कि हमका पहचान गई। इधर तो ये लोग पछताते चले जाते थे, उधर चिंतामणि की 5 उंगलियां घी में थीं। आसन मारे भोजन कर रहे थे। रानी अपने हाथों से मिठाइयां परोस रही थी। वार्तालाप भी होता जाता था। रानी, बड़ा धूर्त है, मैं तो बालकों को देखते ही समझ गई। अपनी स्त्री को भेष बदल कर लाते उसे लज्जा भी ना आई। चिंतामणि, मुझे कोस रहे होंगे। रानी, मुझसे उड़ने चला था। मैंने भी कहा था, बचा तुमको ऐसी शिक्षा दूंगी कि उम्र भर याद करोगे। टामी को बुला लिया। चिंतामणि, सरकार की बुद्धि को धन्य है। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर 5 की कहानी निमंत्रण, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।